जी, अस्सलाम वालेकुम. I hope you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्रांड न्यू चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स. और ये अपने नाम से ही स्टूडेंट जाहिर कर रहा है कि इस चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से फिजिक्स इन्वॉल्व होती है. हम उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, डिस्कशन तक जाने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री को टच ज़रूर कर लेते हैं कि किस तरह से जे थॉमसन और रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंटेशन न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करने में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होती है. तो हम सबसे पहले उन चीज़ों को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उसका बना लेते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम अपने पहले आर्टिकल से, जिसकी डेफिनेशन सिर्फ आपको समझनी है. एटम इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम को आज भी हम ये कंसीडर करते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. लेकिन स्टूडेंट्स, आप तो कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो ये पार्टिकल्स हैं ये तो एटम से काफ़ी स्मॉल है, तो हम इनको क्यों नहीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर करते. स्टूडेंट्स, उनको भी हम फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन एटम को इसलिए भी हम स्मॉलेस्ट मानते हैं बिकॉज इट कैन स्टे इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी. दैट्स मीन अगर इसको एक सिंगल एटम को अकेला भी छोड़ दिया जाए तो फिर तब भी ये अपनी शेप को और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा स्टूडेंट्स, और ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है. दैट्स मीन कि इस कंडीशन की बेस पे हम इस एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का कंसीडर करते हैं. ऑब्वियसली जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो हैं. इसी तरह प्रोटॉन्स के अंदर अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं. तो ऑब्वियसली जितनी जितनी हम डेप्थ में स्टूडेंट्स जाएंगे हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ज़रूर मिलते हैं. लेकिन उन पार्टिकल्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते. उनको एटम का सहारा लेना पड़ता है या किसी न किसी पार्टिकल का सहारा लेना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमें इतनी डिटेल से तो नहीं समझना इस एटम को, ना हमारे फिलहाल न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर के अंदर ये इंक्लूडेड है. जनरल नॉलेज के लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. और इस एटम को डिस्कवर किसने किया, तो इसमें स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट तरह की थेरीज मिलती हैं. कुछ इंडियन थेरीज भी मिलती हैं, जिसमें हमें इन फिलोसफर का हमें एक एविडेंस मिलता है. इन्होंने एटम को परमाणु के नाम से डिस्कवर किया, वो ये क्लेम करते हैं. इसी तरह हमें कुछ ग्रीक फिलोसफर की थेरीज भी नज़र आती हैं और कुछ ऑब्वियसली ब्रिटिश फिलोसफर की थेरीज भी नज़र आती हैं. तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, इस लेटेस्ट टाइम में अब जो एटम की मोस्ट क्लियर पिक ली गई है, जो कि मिलियन टाइम्स जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो पिक है ये कंसीडर की गई है. तो ये आपके सामने मैंने लगा दी. इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का. और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ मिलती है हम इसके बारे में इंशाल्लाह अभी स्टडी करने लगे हैं. तो जे थॉमसन स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड हैं उनके बारे में एक प्रिडिक्शन या एक डिस्कवरी हमें मिलती है. सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट किस तरह किया गया, एक वैक्यूम ट्यूब ली गई जिसके एक एंड पे कैथोड बनाया गया और एक एंड को इन्होंने एनोड बनाया गया. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, इस वैक्यूम ट्यूब में जो नेगेटिव टर्मिनल था वो कैथोड के साथ ज्वाइन किया गया और इसी तरह जो पॉजिटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स वो एनोड के साथ ज्वाइन किया गया. इसी कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब के अंदर प्रेशर को मिनिमम किया गया और इंतहाई लो प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करवाया गया. दैट्स मीन सारी की सारी एयर को, गैसेस को निकाला गया इस पूरी की पूरी वैक्यूम ट्यूब के अंदर से. आई होप सो कि ये चीज़ें, ये एनिमेशन आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी. बस इसमें आपने क्या देखना है, एक वैक्यूम ट्यूब है स्टूडेंट्स, इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं. ऑलराइट, जिसका एक एंड नेगेटिव होता है, एक एंड पॉजिटिव होता है. इसको हम बैटरी से इसका कनेक्शन अप्लाई करते हैं, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों टर्मिनल्स पे, और इसके अंदर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इंतहाई लो प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं या जो पार्टिकल्स या जो एक रे इस एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस करने लगे हैं वो विदाउट एनी कोलिजन या विदाउट एनी हिंड्रेंस वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए.
सो हम नेक्स्ट एनिमेशन में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इसी एथोड रे ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है। दैट्स मीन बैटरी के एक एंड को कैथोड से जोड़ दिया गया है और एक एंड एनोड से जोड़ दिया गया। अब एनोड याद रखिएगा स्टूडेंट्स हाई पोटेंशियल है, जो कैथोड है स्टूडेंट्स वो लो पोटेंशियल है, वो एंड जो है इसका लो पोटेंशियल है और दूसरा एंड इसका हाई पोटेंशियल है। अब स्टूडेंट जैसे ही हम ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अप्लाई करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक कैथोड से एक रे, एक बीम निकल के आ रही है और ये ट्रैवल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करती है और कुछ ही देर में आपके सामने ये एनोड को या एनोड तक पहुंचने लगी है या एनोड को टच करने लगी है। ऑलराइट, और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस में स्टूडेंट्स ये बेसिकली करवाया जाता है, जिसमें आप कुछ बातें ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं। कैथोड है, एनोड है, बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, प्रेशर अप्लाई किया गया स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैथोड रे ट्यूब। और जैसे ही हम कनेक्शन अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि कैथोड से, उस रीजन से एक रे निकलती है और ये जो रे है, ये जो बीम है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करके एनोड को अप्रोच कर लेती है। अब स्टूडेंट्स हमने समझना है कि ये जो रे निकली है, ये जो पार्टिकल्स की बीम निकली है, ये किस तरह की बीम है। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट इस बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम स्टूडेंट्स जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट्स मीन ये पॉजिटिव एंड बनाते हैं, ये नेगेटिव एंड बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, या जो बीम है, ये मूव कर जाती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। और इसी तरह जब इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी हो जाती है। स्टूडेंट्स याद रहे, एक दफ़ा दोबारा से इस पॉइंट को समझ लें कि ये जो बीम इस एक्सपेरिमेंट से निकली है, ये बीम टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड हमेशा बेंड हो जाती है। इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी बीम के ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेट करीब लेके आते हैं या इसी बीम को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में पास करवाते हैं, तो ये तब भी डिफ्लेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं या जो चार्ज बॉडी है या जो चार्ज के पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही उनके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई करवाते हैं, वो अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली होगी। सो इसका मतलब है ये जो बीम इस टाइम निकल रही है स्टूडेंट्स, ये बीम कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एविडेंस क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव, सो ये बीम किधर स्टूडेंट्स डिफ्लेक्ट हो गए, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एंड दिस मीन दैट दे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये बीम किस पार्टिकल पे कंसिस्ट कर रही है, नेगेटिवली चार्ज। और इसका चार्ज होने का एक और एविडेंस स्टूडेंट्स ये है कि जब इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। याद रहे स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है डेविएट करने की, ये सिर्फ दो तरह के पार्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है, या पॉजिटिव पार्टिकल्स में या नेगेटिव पार्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है। न्यूट्रल पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में बेंड नहीं होता स्टूडेंट्स। सो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से और बहुत से सजेशंस दिए, चार्ज टू मास रेशो निकाला, वो किस तरह निकाला हमें वो नहीं समझना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि इस एक्सपेरिमेंट से जो बेसिकली रिजल्ट्स हम तक उन्होंने पहुंचाए, वो ये पहुंचाए कि एटम बेसिकली एक इस तरह का एक सराउंडिंग पार्टिकल है, ठीक है, और इसके ये पूरा का पूरा ऐसे ही उन्होंने एजम्पशन की हमारे लिए कि ये सारा का सारा एक ऐसा एक बेसिकल न्यूक्लियस है, एक पूरी की पूरी तरह, जिसमें स्टूडेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल एम्बेडेड हैं, कुछ इस तरह जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं। तो जे थॉमसन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो न्यूक्लियस है, ये जो एटम है, ये पूरी की पूरी तरह एटम न्यूक्लियस से भरा हुआ है। इसका मतलब है जिधर मर्जी इलेक्ट्रॉन बैठ जाए, जिधर मर्जी प्रोटॉन बैठ जाए। और बहुत से लोगों ने इस थ्योरी को, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल,
इसको सच भी मान लिया। क्यों स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये हुआ स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम जो प्रोटॉन्स थे स्टूडेंट्स वो डिस्कवर हो गए थे, ऑलराइट। और जैसे ही एक प्रोटॉन की फोर्स ऑफ रिपल्जन निकाली गई दूसरे प्रोटॉन्स के साथ, मतलब क्या निकला कि अगर दो प्रोटॉन्स को मैं करीब रख दूं तो वो जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ रिपल्जन की, वो कुछ इतनी ज़्यादा थी कि सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिपल्जन इतनी ज़्यादा थी। और बात भी ठीक है कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान इतनी ज़्यादा रिपल्जन है कि अगर इनको कोई रोकने वाला स्टूडेंट्स ना हो तो ये न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल आए। इसका मतलब है कोई एक और एलिमेंट इनके दरमियान ज़रूर ऐसा मौजूद होना चाहिए जो कि इनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन को कंट्रोल करे। तो जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि कुछ जगह पे हमें प्रोटॉन्स देखने को मिलता है और कुछ जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ही वही रीज़न है कि ये प्रोटॉन्स की रिपल्जन को ओवरकम कर रहे हैं। इन्हीं की मदद से जो प्रोटॉन है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते। अब कहने की तो बात ठीक है, अगर हमें भी कोई ये चीज़ बताए कि प्रोटॉन एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो हम भी ऑब्वियसली मानने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स टाइम गुजरता गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिस एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड, और आई होप सो कि केमिस्ट्री में आपने बोहर मॉडल भी पढ़ लिया होगा। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक बेसिकली एक चेंबर के अंदर एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सैंपल लिया गया जिसको हम कहते हैं, जो बेसिकली अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, ये रेडिएशन से एमिट कर रहा था। अभी आप अल्फा पार्टिकल के नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स क्या किया गया कि रेडिएशंस को फॉल करवाया गया एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जिसकी स्टूडेंट थिकनेस कितनी थी? 0.1 माइक्रोमीटर थिकनेस थी। दैट्स मीन बहुत ही पतली सी बारीक सी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू एक बारीक सी गोल्ड की फॉयल बनाई गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक लेड चेंबर के अंदर, लेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लेड है वो बेसिकली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते, कंक्रीट एब्जॉर्ब कर लेते, ठीक हो गया, मतलब बाहर नहीं निकलने देते हर डायरेक्शन में। तो इस कंक्रीट या लेड बॉक्स के अंदर छोटा सा रास्ता दिया गया सिर्फ इन रेडिएशंस को निकलने का, दैट्स मीन ताकि हर डायरेक्शन से जो रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो बाहर ना निकल सके। ये रेडिएशन इस पिन होल बॉक्स से निकल के सीधा जाके स्टूडेंट्स स्ट्राइक करती हैं, और कहाँ पे स्ट्राइक करती हैं? इस गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल की एक फिल्म को स्ट्राइक करते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर हम जे थॉमसन को सच मान लें, जे थॉमसन के मॉडल को सच मान लें, तो ये जो गोल्ड फॉयल है इसके अंदर एटम और न्यूक्लियस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, एग्री, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का ढेर लगा होगा। स्टूडेंट्स क्या ख्याल है? ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसे होता जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ऐसे ही एम्बेडेड है जिस तरह वाटरमेलन के अंदर हमें सीड्स नजर आते हैं और बाकी मैटर नजर आता है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के गुजरने का तो कोई रास्ता ही नहीं होना चाहिए ना। इवन कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल डॉट लगा रहा हूँ, ये देखिएगा, तो इसके अंदर भी मिलियन ट्रिलियन से बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जब हम रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये जो मॉडल है ये प्लम पडिंग मॉडल है जिसमें गुजरने का तो कहीं रास्ता ही नहीं है क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजर आ रहे हैं हमें। तो इसका मतलब है इन रेडिएशंस को जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो मैक्सिमम रेडिएशन को तो वापस आ जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपके सामने ये डिफरेंट लाइंस बना दी। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या कि 99% या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ये रेडिएशंस इस थिन गोल्ड फॉयल के अंदर से विदाउट डेविएशन या स्मॉल डेविएशन करके ये बाहर निकल आती हैं। ये चेक कीजिएगा। और बहुत ही कम स्टूडेंट 0.1% ऐसी रेडिएशन थी जो कि लार्ज डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके वापस आई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिएगा कि अगर तो हम ये वाला मॉडल लें जो कि जे थॉमसन का स्टूडेंट्स,
तो फिर तो ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कहीं स्पेस हमें बहुत कम नजर आती है। तो अगर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हो जो कि थिन गोल्ड फॉइल के अंदर हैं और इसके अंदर से हमें रेडिएशन पास करवानी पड़ जाए, तो रेडिएशन के गुजरने का तो चांस ही नहीं है स्टूडेंट। इसका मतलब है, तो ऐसा होना ऐसा चाहिए था कि 99% रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टकरा के, और 0.1% या चले 1% पास हो जाती हैं, उनको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता। लेकिन स्टूडेंट्स रिजल्ट इसके ऑपोजिट आया। रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या आया? रिजल्ट कुछ इस तरह आया कि आपके पास मैक्सिमम रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से बाहर निकल आई। ऑलराइट, 99% या सम परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर कर लें बेशक, ठीक है, ये स्टूडेंट्स चेक कर लें, ठीक हो गया। और बहुत ही कम रेडिएशन ऐसी थी जो कि हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती हैं, ठीक है। अब हमने इन रिजल्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स डिस्कशन करनी है। ये फॉर्मेलिटी सी है, कंस्ट्रक्शन सी है, इसको जरा देख लें। इन द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फायर्ड अ थिन बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ वेरी थिन शीट ऑफ द प्योर गोल्ड हैविंग दिस वन थिकनेस। ऑलराइट, रदरफोर्ड प्लेस अ सैंपल ऑफ रेडियम, रेडियोएक्टिव मेटल है जिसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको डिस्कशन करने की या अल्फा पार्टिकल को समझाने की मुझे अभी जरूरत नहीं है, पूरा लेक्चर उस पर इंशाल्लाह बना लेंगे। सो इनसाइड अ lead box with a small pinhole in it, most of the radiation was absorbed by the light, but a thin beam of the alpha particle escape out of the pinhole in the direction of the gold foil. So यही सारी बातें स्टूडेंट्स मैंने समझा दी हैं। इन्हीं को वर्ड्स की फॉर्म में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि अगर कहीं पे आपको लिखनी पड़ जाए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। So the gold foil was surrounded by a detector screen that would flash when hit with an alpha particle. ये जो डिटेक्शन है स्टूडेंट्स, एक डिटेक्टर भी तो ऑब्वियसली रखना चाहिए था हमें, तो हमने इस गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में ये एक स्क्रीन रख दी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसको कहते हैं। इस स्क्रीन का पर्पस क्या है स्टूडेंट? इस स्क्रीन का पर्पस ये है कि जैसे ही रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके इससे कोलाइड करती है, ये वहां पे लाइट प्रोड्यूस कर देता है, छोटी सी रोशनी प्रोड्यूस कर देता है। क्यों प्रोड्यूस करता है इसको समझने की हमें जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए स्टूडेंट सिर्फ बता देता हूं कि जब भी रेडिएशन एक एटम को इस स्क्रीन के ऊपर एटम्स को हिट करती हैं, तो उस एटम को एक्साइटेड कर देती है। दैट्स मीन उसका इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे चला जाता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कोलिजन एनर्जी, जो भी आप कह लें, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जैसी रेडिएशन आके उसको हिट किया। अब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से जैसे ही दोबारा स्टेबल होने के लिए लोअर लेवल पे आता है, तो आपको पता है केमिस्ट्री में, आई होप सो कि आपने ये चीज़ डिस्कस कर ली होगी कि इलेक्ट्रॉन की जब भी ट्रांजिशन होती है हायर लेवल से लोअर लेवल पे, तो वो फोटोन इमिट करता है, लाइट पार्टिकल इमिट करता है। तो जैसे ही ये लाइट पार्टिकल इस स्क्रीन से इमिट होता है, हमें वहां पे लाइट का छोटा सा डॉट या छोटा सा एक शैडो सा नजर आता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप सो कि इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली, रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए। रिजल्ट्स में प्रॉब्लम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स के 99% जो रेडिएशन है वो क्या हो रही है, वो पास हो रही है विदाउट डिफ्लेक्शन कर लो या विद स्मॉल डेविएशन कर ले, स्मॉल डेविएशन, ठीक हो गया। और मिनिमम रेडिएशन वो रेडिएशन है स्टूडेंट्स जो कि लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब इन ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट्स बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, पहला रिजल्ट ये है जो कि आपके सामने यहां पे शो हो गया है कि ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, एक दफा दोबारा देख लें कि बहुत से पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थे या डिफ्लेक्ट हुए स्मॉलर एंगल पे, और कुछ रिफ्लेक्ट हुए या डिफ्लेक्ट हुए लार्जर एंगल पे, और कुछ हमें 180 डिग्री पे ही वापस रिटर्न हुए हुए नजर आते हैं। सो इनकी जो रेशो थी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कम थी, और इनकी जो परसेंटेज आई वो ज्यादा आई, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके सामने पिक में भी शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं, अपने रिजल्ट्स को कंप्लीट करते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो जे थॉमसन ने हमें एक एटम या एक न्यूक्लियस का एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट गलत था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स होता क्या है, होता यह है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स नहीं होते। इसका मतलब है एटम थ्रू आउट न्यूक्लियस से मिलकर नहीं बना, एटम का सिर्फ सेंटर पार्ट न्यूक्लियस से मिलकर बना है, जो कि इंतहाई डेंस पार्ट है। ऑलराइट, और मेजॉरिटी ऑफ द एटम की जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो एम्प्टी है स्टूडेंट्स। तो पहला पोस्टुलेट हम निकालते हैं
कि जो अल्फा पार्टिकल्स या जो रेडिएशन सीधी निकल गई या स्मॉलर एंगल पे निकल गई, वहां से हमें ये पॉइंट मिलता है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि वो जो न्यूक्लियस की बात जे थॉमसन कर रहा था कि थ्रू आउट द एटम वो स्प्रेड आउट हुआ है, वो थ्रू आउट द एटम स्प्रेड आउट नहीं हुआ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में मौजूद है, डेंस पार्ट है। हेंस मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी। तो एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, तभी तो रेडिएशन उसके अंदर से पास हो जाती है स्टूडेंट्स। आई होप सो ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स के जो रेडिएशंस 180 डिग्री पे कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो रही हैं या जो लार्जर एंगल पे वापस आ रही हैं कुछ इस तरह, इनसे हमें क्या मिलता है रिजल्ट? सो स्टूडेंट्स, इससे हमें यह मिलता है कि नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास कंस्ट्रेंड है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो जैसे ही ये रेडिएशन जो कि अल्फा पार्टिकल हैं ये उसके करीब आते हैं तो ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू रिपल्जन। ठीक हो गया? सो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या है न्यूक्लियस के अंदर जो कि ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लार्ज एंगल पे, टकराए बगैर ये देखें आप वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए, आई होप सो ये चीज़ें आपको पता होंगी। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर ऑन द होल कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल आता है, अब याद रहे स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये आपका हीलियम क्या न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक हो गया? 4 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक हो गया? आई होप सो ये आपको पता होगा। नहीं पता तो इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस भी कर लेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लें, ये जो रेडिएशन हम हिट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल किससे मिलकर बना है? हीलियम से, जिसके बाद 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम का न्यूक्लियाई है, दैट्स मीन के आ भी पॉजिटिव चार्ज रहा है और आगे है भी पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए हमें कुछ रेडिएशन 180 डिग्री और कुछ रेडिएशन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन हमें नजर आता है। आई होप सो ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर में कोई भी डिफिकल्टी आपको हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।